Hello students, how are you all? All okay? Okay. कल हमने चैप्टर 10 किया था ना, आधा किया था ना। हाँ, पेज 81 तक किया था। अब टेक आउट पेज 82। अब जो चौधरी साहब थे, है ना, उनको लेखक कहते हैं ना कि मेरे घर चलिए, है ना, तो बहुत कहने पर भी वे नहीं माने। तो लेखक तो घर पर चले गए फिर, लेकिन उन्हें घर लाने की तरकीब वो सोचते रहे कि किस तरह उनको अपने घर लाया जाए। काका जी के बारे में जब सारी बातें मैंने निशा को बताई तो वह बहुत दुखी हुई और उसने कहा कि कैसे निकृष्ट लोग हैं। निकृष्ट यानी बुरे लोग हैं, जो बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें बुरी तरह सताते हैं, उन्हें जरा भी शर्म और दया नहीं है, उनमें हया बची नहीं है। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि उनकी संतानें भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर सकती हैं, है ना। बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं और उनकी दुआ से घर में सुख, चैन, समृद्धि आती है ना। तो ये परिवार के सिर पर शीतल छाया होते हैं, है ना। बुजुर्ग जो होते हैं हमारे, है ना, ऐसा लगता है जैसे हमारे पास छत नहीं है अगर घर में बुजुर्ग ना हो तो। अब निशा के मुंह से इस शीतल छाया की बात सुनकर मेरे मन में पीड़ाकृत वेदना के बवंडर उठने लगे। पीड़ाकृत यानी दुख से भरे, दुख यानी पीड़ा, है ना। यह शीतल छाया मेरे सिर से तो कब की उठ गई थी। बाबूजी ने कितना कुछ किया था मेरे लिए, तिल तिल झलकर। जब सुख के दिन आए तो वे हमसे दूर चले गए। काश आज वे जीवित होते तो लेखक को पुरानी यादें ताजा हो गई कि मेरे बाबूजी भी तो थे और उन्होंने कितने दुख दर्द के साथ मुझे पाला था, बड़ा किया था, है ना। पर आज वो है ही नहीं, आज जीवित ही नहीं है। आखिर निशा की राय से मुझे एक तरकीब सूझ गई और मैं उन्हें लेने मंदिर पहुंच गया। वे 2 रजाई ओढ़े मंदिर के दालान में उकड़ू बैठे थे, है ना। ठंड लग रही थी, ठंड के मारे वो ठिठुर गए थे, तो 2 कंबल ओढ़कर वो ऐसे बैठे थे कोने में जाके, और उनके दांत बज रहे थे और शरीर कांप रहा था। लेकिन मुझे देखते ही उनके झुर्रियों भरे कष्टयुक्त चेहरे पर प्रसन्नता की लुनाई फूट पड़ी। मुझे देखकर वो थोड़े प्रसन्न हो गए और बोले, अरे वाह, सुबह सुबह यहाँ कैसे, क्या बात है। बस आपके पास ही आया था, मैंने कहा, और झटपट झोले से एक स्टील का गिलास निकाला और थर्मस में उनके लिए लाई चाय उड़ेल दी। कोई खास बात तो नहीं, चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा। खास बात तो नहीं, मुझे 1.5 माह की ट्रेनिंग पर बाहर जाना है और घर पर निशा अकेली रहेगी। फिर तो क्या करूं मैं, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। यदि आप मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर रहते तो मेरा ट्रेनिंग का समय 1.5 माह आराम से निकल जाता। मुझे 1.5 मंथ के लिए ट्रेनिंग पे जाना है और घर पे कोई नहीं है, तो अगर आप मेरे घर रहेंगे तो निशा भी अकेली नहीं रहेगी।
अच्छा, वह कुछ असमंजस की स्थिति में सोचने लगी। चलो तो सही, ट्रेनिंग से आते ही मुझे यहाँ पर पहुंचा देना पर। आप निश्चिंत रहे, ट्रेनिंग से आते ही मैं आपको यहीं पहुंचा दूंगा। वे बोले, मैं चलूं तो सही, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हो तो मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। स्कूटर की आवाज सुनकर निशा फुर्ती से बाहर निकली। स्कूटर से झटपट उसने काका जी का सामान उतारा। मैं काका जी को सहारा देकर बैठक तक ले आया। सिटिंग रूम में मैं उन्हें लेकर आया। मैं किसी ट्रेनिंग में नहीं गया था। निशा से वहां मंदिर पर उनके द्वारा उठाए जा रहे दुख देखे नहीं जा रहे थे और मैं रोज घर के पिछले दरवाजे से अपनी नौकरी पर आता जाता था। घर पर निशा उनकी सेवा कर रही थी। मैं ट्रेनिंग पे नहीं गया था, पर पिछला जो मेरा दरवाजा था वहां से मैं घर पे नौकरी से आता जाता रहता था और निशा उनकी सेवा करने लगी। लगातार दवा देने से उनकी बिगड़ी हुई खांसी ठीक हो गई थी। उनके झुर्रीदार सूखे चेहरे पर आभा झलकने लगी थी। 1.5 माह की अवधि के बाद काका जी अक्सर निशा से पूछते थे, बहू जी, भैया जी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे? वह उन्हें झूठा दिलासा देती, बस अब तो आने ही वाले हैं। तो 2.5 महीने हो गए और अचानक मैं उनके सामने प्रकट हुआ तो मुझे देखकर वे खूब प्रसन्न हो गए। कब आए भैया जी? रात को आया था काका जी, आप सो रहे थे। ट्रेनिंग हो गई ठीक ठाक से? हाँ, सब ठीक हो गया। काका जी भोजन करके आराम कर रहे थे। मैं खाना खाकर बाहर जा रहा था कि काका जी ने मुझे आवाज दी, अब तो मुझे इजाजत दो भैया जाने के लिए। किस बात की काका जी? मैंने पूछा। अनजान बनते हुए मैंने पूछा, किस बात की? वहीं पंचमुखी जाने के लिए। क्यों, यहाँ आपको कोई तकलीफ है? जब मैंने पूछा। यहाँ मेरे लिए तकलीफ क्या बेटा, उल्टा मेरे लिए स्वर्ग जैसे सुख है, पर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं उनको किसी भी प्रकार अपने घर पर रोकने की तरकीब सोचने लगा। एक बात पूछूं काका जी? हाँ, पूछो पूछो। यदि आपके पास ऐसा हादसा घटित नहीं होता तो आप अपना घर छोड़ते? नहीं बेटा, फिर तो मुझे घर छोड़ने की नौबत ही नहीं आती। आप अपने बेटों पर उस हालत में स्वयं को बोझ समझते? जब मैंने पूछा तब वो बोले, कभी बेटा बेटी पर कोई भी पिता स्वयं को बोझ समझता है क्या? तो इसका मतलब है आप हमें पराया समझते हैं? नहीं नहीं, चौधरी साहब ने नजरें नीची करते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम पराए हैं तभी तो आप स्वयं को हम पर बोझ मानते हैं। वे निरुत्तर हो गए, यानी कोई आंसर नहीं दिया और चुप से रह गए और फिर बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और फिर उनकी आंखों में एकाएक पानी का सैलाब उमड़ आया। माफी चाहता हूँ बेटा, तुम लोगों की भावनाओं को मैं बहुत दिनों से अनादर कर तुम लोगों का मन दुखाता रहा हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम भगाओगे तो भी नहीं जाऊंगा, और मेरे असली बेटे बहू तो तुम दोनों हो। जुग जुग जियो। उनके हाथ आशीर्वाद में उठे, भावनावश कंठ अवरुद्ध हो गया। उनके साथ साथ निशा की भी आंखों में आंसू आ गए थे, है ना। वे रुक गए थे और बोले कि मेरे असली बेटा और बहू तो तुम दोनों हो, जुग जुग जियो। और ऐसे करके उन्हें आशीर्वाद दिया। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि बुजुर्ग जो है वो पूजनीय होते हैं, है ना।
परिवार के सिर पर शीतल छाया के समान, है ना। फिर भी हम क्या करते हैं, कभी कभी यही गलती कर बैठते हैं कि उनकी अपेक्षा व अपमान कर देते हैं और उन्हें बेघर कर देते हैं। तो ये कहानी में कहानीकार ने माता पिता की सेवा से जी चुराने वाली युवा पीढ़ी पर कटाक्ष किया है। आज की युवा पीढ़ी है, उनको बुजुर्ग नहीं चाहिए घर में, है ना, बूढ़ा बूढ़ी लगते हैं। उन्हें तो आजादी चाहिए कि हमारे घर में कोई ना हो, हम अकेले ही हो रहे, है ना। ठीक है, तो आप भी ऐसे नहीं सोचना कभी बड़े होकर, है ना। अपने माता पिता की सेवा करना, है ना, उनको बाहर नहीं निकालना, वृद्धाश्रम में नहीं भेजना, है ना। ओके देन, चैप्टर खत्म हो गया। बाय बाय।